टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान 90 रन से हारा है और बहुत से लोग जो कि थिंक टैंक हैं, तज्जिया निगार हैं, उनके मुताबिक इस हार का जिम्मेदार 100% बाबर आजम है। जी हाँ, बाबर आजम जो है ही इज़ अ रियल कल्प्रिट कि बाबर आजम की वजह से हम ये मैच हारे हैं। जिस वक्त बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा था, मैं उस वक्त इस चीज़ के अगेंस्ट था कि बाबर को कप्तानी नहीं देनी चाहिए। क्यों कि आज बहुत से ऐसे थिंक टैंक जिन्होंने इस टीम को सिलेक्ट किया है, वो कोने में खड़े हुए ना हंस रहे हैं। क्यों कि सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। सैफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मोहम्मद आमिर ने भी कहा है कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए था। सेकंड, पाकिस्तान के एक बड़े तज्जिया निगार हैं याया हुसैनी साहब, उन्होंने भी बाबर आजम के बारे में बात की है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ पाकिस्तान ने कंसेक्टिव, जी हाँ, गैर मुल्की 8 टेस्ट मैच हारने का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वो भी आपको बताएंगे। और आपको बताते चलें कि अब अगला लाया अमल क्या होगा, क्योंकि शान मसूद तो इंजर्ड हो गए हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं, काइंडली चैनल को फॉलो जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि क्या बाबर आजम इस हार का जिम्मेदार है? जी हाँ है, जी हाँ है बाबर आजम जिम्मेदार, क्योंकि बाबर आजम कप्तान है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, उनसे जो सवाल किया जा रहा है, याया हुसैनी कहते हैं बाबर आजम से ज्यादा तो 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाला मोहम्मद अब्बास ने दिलेराना बैटिंग की। अच्छा जी, 63 टेस्ट खेलने के बावजूद भी बाबर आजम टेल एंडर की तरह सिंगल लेकर दूसरे एंड पर खड़े पाकिस्तान की विकेटें गिरते देखते रहे। कप्तान की जब ये अप्रोच होगी तो टीम की शिकस्त पर हैरानगी नहीं बनती। दोस्तों, सिर्फ एक बात मुझे बताएं कि 130-40 रन हो और सामने अली उस्मान हो, आप मुझे बताएं कि क्या बाबर आजम 130-40 रन के ऊपर अली उस्मान को क्या स्ट्राइक नहीं देगा? और सेकंड चीज, आप देखिए कि वहां जब चौका हो रहा था एक जगह पर चौका, वो जान के बाउंड्री छोड़ रहे थे। जब आपके टेल एंडर जो थे वो जब बाउंड्री मार रहे थे, वो क्यों छोड़ रहे थे? सिर्फ इस वजह से कि बाबर आजम अगर सिंगल लेकर उधर जाएंगे और बाबर आजम बैटिंग वाली साइड पर आएंगे तो जब चौका हो जाएगा तो क्या होगा? सिंपल इज दैट कि अली उस्मान को दोबारा आकर खेलना पड़ेगा। बल्कि एक जगह आपको बताऊं कि वेस्ट इंडीज के बॉलर अपने फील्डर पर गुस्सा हो गए कि तूने पकड़ा क्यों है भाई, चौका होने दे, ताकि बाबर को फेस ना करना पड़े। टेल एंडर को आउट करना ज्यादा आसान होता है। तो अब इसमें आपके खुरम शहजाद आउट हो, अली उस्मान हो, मोहम्मद अब्बास हो, आमिर जमाल हो, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा है, 120, 130, 100 रन, बहुत ज्यादा रन हैं। हाँ, 20-25 रन हो तो आप ये जिम्मेदारी बाबर आजम पर डाल सकते हैं कि भाई आप क्यों टेल एंडर को फेस करवा रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि इस सिचुएशन पर विराट कोहली भी हो ना सामने, शामी, बुमराह या कोई और हो, तो भाई वो भी नहीं टिकता। 100 रन बड़ी चीज होती है। हाँ, अब दूसरी तरफ आप सिर्फ ये देखें कि जो उनके शायद होप हैं, उनके 63 रन हैं, बॉलर हैं वो। और दूसरी तरफ बल्कि जो उनके जस्टिन ग्रीव है, उनके तो 300 हैं, बॉलर हैं वो भी। हमारे कुल मिलाकर तमाम बॉलर्स ने 2 इनिंग्स में 59 रन किए हैं। आप अंदाजा लगाएं, अब टेस्ट के अंदर या दुनिया क्रिकेट के अंदर टेल एंडर भी रन करते हैं। आपको शायद याद होगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट पैट कमिंस ने ओडीआई के अंदर टीम को मैच जितवाया था एज अ बॉलर, उन्होंने रन्स किए थे। तो ये चीजें बड़े। और दूसरी चीज है, वो शायद आपको वर्ल्ड कप वाला मैक्सवेल का मैच याद होगा, जहां पर मैक्सवेल हिटिंग पे थे और साथ पैट कमिंस खड़े हुए थे एज अ कैप्टन बॉलर, विकेट रोकी थी उन्होंने। तो ये चीजें हैं कि आपके बॉलर्स को भी किरदार अदा करना है, सिर्फ कप्तान या बैट्समैन के ऊपर नहीं। और दूसरी चीज है कि जहां पर आपके पूरी बैटिंग आउट हो गई हो, वहां पर भाई फिर ये चीजें जो हैं ये नहीं देखी जाती। वहां पर बाबर आजम अकेला बेचारा क्या करता। अब आप देखें, पूरी टीम का स्कोर एक तरफ और बाबर आजम का स्कोर जो है वो फिर भी एक तरफ है। तो अब आप अगर ये समझे बाबर आजम पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं, बाबर आजम खुद के लिए खेल रहे हैं, तो ये गलत है।
दूसरी तरफ आमिर ने बात की है, उन्होंने कहा जी अल्लाह अल्लाह करके बाबर आजम की परफॉर्मेंस वापस आई है, बाबर आजम रन्स करने के लिए आया है, तो आपने कप्तानी देकर उसके ऊपर एक दफ़ा फिर प्रेशर डाल दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे से आप पूछें तो बाबर को भाई अब विदाउट एनी प्रेशर खेलना चाहिए एक एज अ प्लेयर की तरह, ताकि वो रन्स कर सके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मैच जितवा सके। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही ओपिनियन था जब बाबर आजम को कप्तानी दी जा रही थी कि बाबर आजम को प्रेशर के बगैर खेलने दे, उसके ऊपर सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस का, उसके रन्स का प्रेशर होना चाहिए बस, उसके ऊपर टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्शन का, इन तमाम चीज़ों का प्रेशर से उसको साइडलाइन करें। तो अब देख लें, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये रिजल्ट्स हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि जी शान मसूद के इंजर्ड होने से ना जो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, क्योंकि वो नीचे आकर खेले और जो मिडल ऑर्डर था वो जब ऊपर आया। भाई बात ये है कि सिंपल सी बात है, ये वही शान मसूद है जिसके कल तक टीम से बाहर करने के नारे मारे जा रहे थे, वीलॉग्स हो रहे थे। ये जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर यूट्यूब के पे वीलॉग्स करते हैं ना, ये सब कह रहे थे इसको उठाकर बाहर कर दो, इसको उठाकर बाहर कर दो। और आज उसी शान मसूद के 100 होने पर और इंजर्ड होने पर ये लोग मातम कर रहे हैं। ये कैसा दोगला मेयार है, आप मुझे बताएं, ये कैसा दोगला मेयार है कि आज मैं कल हैरान था, सोशल मीडिया पर देख रहा था कि शान मसूद के आने का इंतजार किया जा रहा था। ये वही शान मसूद है जिसके ऊपर कभी पर्ची के नारे मारे जाते थे। आज शान मसूद का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि पहली इनिंग में उसने 100 किया था। तो कैसे लोगों के जज्बात, लोगों के वर्ड बदलते हैं, मैं हैरान होता हूं। अब मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि शान मसूद की वजह से हमारे मिडल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर पड़ा है और बाबर आजम अकेले रह गए, लेकिन इंशाल्लाह बाबर आजम जो है जल्द ख़त्म करेंगे भाई, हमें पता है कब। अकेला बेचारा बाबर क्या करेगा, 100 रन हो, अकेला बाबर हो, उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। हाँ 20-25 रन हो, बाबर आजम हो, सलमान अली को, हाँ बाबर आजम से आप शिकवा तब करें कि पीछे आपके 2-3 बैटिंग ऑर्डर हो और तगड़ा बैटिंग ऑर्डर हो, फिर बाबर ने स्ट्राइक नहीं की, बाबर ने रन्स नहीं किए, फिर आप बाबर से बात कर सकते हैं। लेकिन जब क्रीज के ऊपर है ही अकेला बाबर, तो आप बाबर से क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ सैफी ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सैफी ने शान को और मोहम्मद अब्बास को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अप्रिसिएशन दिया, लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि जी बैटिंग की वजह से हम मैच हारे हैं। दोस्तों बहुत से लोग, मैं सबको देख रहा हूँ, सब ये बातें करें कि बैटिंग की वजह से मैच हारे हैं, लेकिन आप माने हमारी जो बॉलिंग है ना वो आज भी अप टू दी मार्क नहीं है। हमसे अच्छी बॉलिंग जो है ना दोस्तों वो वेस्ट इंडीज़ की है। हमने वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स ने 99 ओवर्स खेले हैं, हमने 80 ओवर खेले हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारी बैटिंग जो है ना, हमारी बैटिंग, पाकिस्तानियों की बैटिंग कभी भी नहीं रही। हमारे बॉलर्स हमेशा अप टू दी मार्क होते थे। दुनिया में अगर बॉलिंग की बात होती थी ना तो पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम आते, आज भी आते हैं। आज भी आप देख लें, हमारे जितने भी कमेंटेटर्स हैं ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनमें ज़्यादा बॉलर्स हैं। शुएब, वकार, उसके बाद शुएब वसीम अकरम। अब बैटिंग में या ऑलराउंडर में आप रमीज़ राजा को देख लें या आपको आमिर सुहेल नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। हमारे बॉलर इमरान खान, अगर स्पेशलिस्ट आप बात करें तो वो बॉलर थे, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग भी ज़बरदस्त करते थे। तो ये चीज़ें हैं। हमारी बॉलिंग अगर अप टू दी मार्क है, हमारी बॉलिंग अगर 150-180 के ऊपर वेस्ट इंडीज़ को रोक रही है, तो हमारे बैटर्स भी तो रन्स करेंगे ना, क्योंकि 180 इज़ अ लो स्कोरिंग मैच। तो ये चीज़ें हैं। अब सैफी कह रहे हैं कि जी बैटिंग के अंदर, कल बाबर आजम ने भी कहा कि जी हम आजम, हाँ आपका लो स्कोरिंग मैच था, 100+ रन्स थे, आप कर सकते थे अगर आपकी बैटिंग स्टैंड करती, लेकिन चौथा दिन था भाई। यही उस वक्त मैंने बात की थी जब हमने 100 ओवर खेले थे वेस्ट इंडीज़ ने, और जब हमारी 80 के ऊपर हुई तो मैंने यही बात की थी। आप मेरा वीलॉग उठाकर देख लें कि हमारी सेकेंड इनिंग के अंदर हमने चौथे दिन खेलना है, पिच डिफरेंट बिहेव कर रहा होगा। आपकी बैटिंग अभी खड़ी नहीं हो सकी शान मसूद और इमामुल हक के अलावा, तो चौथे दिन क्या करेंगे आप, 5वें दिन क्या करेंगे। तो ये चीज़ है। अब कहा जा रहा है कि शान मसूद, पहले अब्दुल्ला फजल आउट इंजरी का शिकार हो गया, अब शान मसूद जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। अब्दुल्ला शफीक
और सऊद शकील जो है वो स्क्वाड के अंदर शामिल। अब कहा जा रहा है कि जी सिचुएशन देखकर इन दोनों में से किसी एक को करेंगे। मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर के अंदर कामरान गुलाम से बेटर ऑप्शन क्या है भाई आपके पास, मुझे बताएं। और कामरान गुलाम जो है वो ओपनर भी खेलता है, मिडिल ऑर्डर के अंदर भी खेलता है, क्यों उसको नहीं ला रहे टीम में, मेरी समझ से बाहर है। आप क्या करेंगे, आप अजान अवैस को वन डाउन लेकर आएंगे, शान मसूद की जगह इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक से आप ओपन करवाएंगे, जो कि अब्दुल्ला शफीक आपके किसी भी सेटअप का हिस्सा ही नहीं है। और ये जिस तरह की टीम आपने भेजी है, आपके सिलेक्टर्स आकिब जावेद खुद कह रहे हैं कि भाई ये अगर एक टेस्ट मैच जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसे में इस टीम से क्या तवक्कुआत लगा रहे हैं, आप क्या चीज़ें सोच रहे हैं। रमीज़ राजा की मुझे वो बात याद आती है जिसके ऊपर उन्होंने ये बात की थी कि भाई कप्तान बदलने से जीते नहीं मिला करती, जीते मिला करती हैं सिस्टम चेंज करने से, सिस्टम को डेवलप करने से। कप्तान चेंज करने से क्या होता है, जब आप एक कप्तान ऊपर से हटा दें। और दूसरी चीज़, जब तक आपके कप्तान को ये नहीं पता मेरी मियाद क्या है, मैं कब तक हूँ, आपके प्लेयर्स को नहीं पता कि मैं कल टीम का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ, तो रिजल्ट्स कैसे आपके मुताबिक आएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। बाबर आजम के ऊपर ये जो सवाल उठाया जा रहा है ना, आप बाबर आजम की जगह कल को यहाँ पर MS धोनी को ले आए ना, तो रिजल्ट सब भी यही होंगे। विराट कोहली को ले आए, क्योंकि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट के अंदर कैप्टन विराट कोहली है। आप विराट कोहली को ले आए तब भी रिजल्ट ऐसे ही होंगे। तो इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या पर्सनल राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।